तो पिछली वीडियो में हमने पैथोफिजियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी, जिनमें हमने थोड़ा ऊपर ऊपर से बेसिक बेसिक टॉपिक्स थे वो कवर किए थे। तो आज हम पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी स्टार्ट करेंगे। तो उनमें पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी में 4 टाइप के डैमेज दिखने हमें। पहले है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, फिर मेम्ब्रेन डैमेज, डीएनए डैमेज और रिबोसोम डैमेज। तो ज़्यादातर सेल इंजरी हमें इस्चेमिया की वजह से होती है, जिनमें हमारा ब्लड लॉस होता है, और ब्लड लॉस होने के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से होता नहीं है। उसकी वजह से हमें ज़्यादातर सेल इंजरी देखने को मिलती है। तो डायग्राम दिखाता हूँ सेल का। तो ये हमारा सेल है, जिसमें ये बाहर से जो सर्कल है, सर्कल की लाइन है, वो उसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। और ये हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है। फिर ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे शरीर में एटीपी बनाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर ये हमारा है न्यूक्लियस, और ये अंदर डीएनए। फिर ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक रफ होता है, दूसरा स्मूथ होता है। तो जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, उसमें हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ वाले में प्रेजेंट नहीं होते। तो स्टार्ट करते हैं पहले हमारे मेम्ब्रेन डैमेज से। तो हर सेल इंजरी की शुरुआत इस्चेमिया से ही होती है। तो इस्चेमिया होगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड लॉस होगा। ब्लड लॉस हो रहा है तो ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं होगी, तो वो सेल हमारा हाइपोक्सिक हो जाएगा, मतलब हाइपोक्सिया हो रहा है। फिर उसकी वजह से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, वो एटीपी का फॉर्मेशन सही से नहीं कर पा रहा। फिर एटीपी का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो रहा, इसलिए हमारा जो फॉस्फोलिपिड है उसका सिंथेसिस कम हो रहा है। फिर टॉक्सिक ऑक्सीजन के रेडिकल्स रह रहे होते हैं हमारे सेल की मेम्ब्रेन में। फिर साइटोसोलिक Ca+, मतलब कैल्शियम का लेवल है, वो हमारे साइटोसोल मतलब जो सेल में न्यूक्लियस के आजू बाजू जो फ्लूइड रहता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो वो साइटोसोल में हमारा कैल्शियम आयन है, उसका लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी कैल्शियम का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है। तो उससे हमारी 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एक तो हमारा फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेशन होता है, और दूसरा प्रोटीएस। ये दोनों एंजाइम्स हैं, वो कैल्शियम आयन के लेवल बढ़ने की वजह से एक्टिव होते हैं। तो हमारा ये जो फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट हुआ है, वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड का लॉस है उसको ज़्यादा कर देगा, और हमारा जो लिपिड है उसका ब्रेकडाउन करके प्रोडक्ट देगा। मतलब सेल की लिपिड लेयर ही टूट रही है। फिर प्रोटीएस जो एक्टिवेट हुआ है वो साइटोस्केलेटल इंजरी करेगी, और लास्ट में हमें मेम्ब्रेन डैमेज होगा। और इस टॉक्सिको2 रेडिकल्स की वजह से हमारे जो लिपिड पेरोक्सीडेज नाम का एंजाइम है, वो हमारे डीएनए को डैमेज करता है। उसकी वजह से हमें मेम्ब्रेन डैमेज होता है। और फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस कम होने की वजह से एक कारण है कि मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है। फिर दूसरा पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज और रिबोसोम डैमेज ये हमारा सेम है, तो दोनों में सेम ही मैकेनिज्म आपको लिखनी है। फिर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में लिखा है कि इट कैन बी ड्यू टू म्यूटेशंस इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए। मतलब हमारा सेल का जो डीएनए है उसमें म्यूटेशन हो रहा है, उसकी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसमें थोड़ी डिसअरेंजमेंट हो जाती है, तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। उसकी वजह से हमें माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है। तो उसके भी 3 स्टेप्स हैं। पहला तो हमारा एटीपी है वो घट जाता है। फिर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में
जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसे हम एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर रिबोसोमल डिटैचमेंट है। तो देखते हैं, पहले इस्केमिया, हाइपोक्सिया मतलब ब्लड लॉस, फिर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं कर पाता, ऑक्सीजन की कमी है इसलिए। तीन नुकसान होते हैं, एक तो हमारा एटीपी घटता है, एक हमारा एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ता है, उससे हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का प्रमाण बढ़ जाता है और पीएच और ग्लाइकोजन है वो घट जाती है। फिर रिबोसोम डिटैचमेंट होता है और लास्ट में हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाता है। तो इसमें लिखा है कि इट कैन बी कॉज्ड बाय एक्टिवेटेड लाइसोसोम एंजाइम सच एस प्रोटियोसिस एंड एंडोन्यूक्लियोसिस। न्यूक्लियर डैमेज क्यों होता है कि हमारे बॉडी में लाइसोसोम एंजाइम मतलब एग्जाम्पल के तौर पे प्रोटियोसिस है और एंडोन्यूक्लियोसिस है, ये दोनों लाइसोसोम एंजाइम्स हैं, उनकी वजह से हमें न्यूक्लियस डैमेज होता है। दैट कैन कॉज इरिवर्सिबल डैमेज एंड फॉर्म्स 3 स्टेजेस। मतलब इसमें जो सेल इंजरी होती है वो इरिवर्सिबल होती है, हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो 3 स्टेजेस हैं उसके। पहला तो है साइकोसिस, जिसमें हमारा जो न्यूक्लियस है उसका कंडेंसेशन होता है और क्लम्पेशन होता है। फिर हमारा है कैरियोएक्सिस, जिसमें हमारा जो न्यूक्लियस में डीएन है उसका फ्रेगमेंटेशन और पिगमेंटेशन होगा। फिर कैरियोलाइसिस है, उसमें हमारे न्यूक्लियस का डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो ये था हमारा पैथोजेनेसिस सेल इंजरी का। फिर आगे हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, तो इसमें लिखा है कि आफ्टर हैविंग डिस्कस्ड मोलिकुलर एंड बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेल इंजरी, वी नाउ टर्न टू लाइट माइक्रोस्कोपिक एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। इट डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी ऑफ सेल इंजरी, कितनी गंभीर सेल इंजरी है उस पर डिपेंड करती है। फिर उसमें हम पढ़ेंगे सेल्यूलर एडेप्शन। मतलब मैंने समझाया था कि जो हमारा सेल है वो बाहरी एनवायरमेंटल चेंजेस से इन्फ्लुएंस ना होके उन्हें कर लेता है और फंक्शन करता है, मतलब बाहरी एनवायरमेंटल चेंजेस को एडेप्ट कर लेता है। फिर सेल डाई एंड न्यू सेल फॉर्म एंड एट द एंड result is that the organ remains relatively constant in size, but if the balance is disturbed then below conditions will arrive। मतलब सेल मरते हैं और नए जन्मते हैं, यही तो संसार का नियम है भाई। कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग जन्मते हैं, साइकिल चलती रहती है। और लास्ट में क्या होता है कि ऑर्गन हमारा रिमेन रहता है सेम साइज में। पर अगर सेल डेथ होना और सेल नए सेल का फॉर्मेशन होना, उन साइकिल में डिस्टर्बेंस होता है, डिसबैलेंस होता है, तो हमारे नीचे गए दिए गए कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं, जिनमें हमारे 5 हैं। पहला है हमारा एट्रोपी, फिर हाइपरट्रोपी, फिर मेटाप्लेशिया, हाइपरप्लेशिया और डिस्प्लेशिया। तो इधर हमारी एट्रोपी है, उसमें आपको इतना ही याद रखना है कि हमारा जो सेल है वो अपनी नॉर्मल साइज़ छोड़ के उसकी साइज़ श्रिंक करेगा। मतलब हमारा सेल है उसकी साइज़ घट जाएगी, सेल गेट श्रिंक, मतलब सेल छोटा हो रहा है। तो जिससे दूसरे कारण ये है कि हमारा काम करने वर्कलोड है हमारा वो घटने की वजह से, फिर ब्लड सप्लाई घटने की वजह से और उम्र बढ़ने की वजह से। इस 4 टाइप की एट्रोपी होती है, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, लोकल एट्रोपी और डिस्यूज्ड एट्रोपी। उसमें एग्जांपल के तौर पे लिया है हमने श्रिंक ऑफ ओवरी एट मेनोपॉज। मतलब मेनोपॉज के टाइम पे फीमेल्स में जो ओवरी की जो श्रिंक होता है, साइज़ घटती है, वो एक तरह से एट्रोपी है। फिर दूसरा है हमारा हाइपरट्रोपी, मतलब एट्रोपी का उल्टा। एट्रोपी में सेल की साइज़ घटती थी, हाइपरट्रोपी में हमारा सेल की साइज़ बढ़ती है। सेल्स आरंट एनलार्ज बाई सिंपल एडेमा, इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ मोर स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड ऑर्गन्स। मतलब सेल है वो हमारा सिंपल एडेमा बढ़ने की वजह से एनलार्ज नहीं होता, पर हमारे जो सेल है उसमें जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और बाकी के ऑर्गेनल्स हैं उनका सिंथेसिस बढ़ने की वजह से हमें हाइपरट्रोपी होती है।
जिनमें एग्जांपल है मसल अंडरगोज दिस चेंज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड वर्क। मतलब हम जब भी काम करते हैं, कोई भी हम कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल की साइज़ थोड़ी बढ़ती है। तो एक सिंपल से हाइपरट्रॉफी का एग्जांपल है। फिर तीसरा है हमारा मेटाप्लेशिया, जिसमें हमारी सेल है वो हमारे नॉर्मल शेप में नहीं रहती, कुछ बिगड़ी बिगड़ी सी बन जाती है। फिर इसमें लिखा है कि अ डिफरेंशिएटेड cell of a certain type is replaced by another cell type which may be less differentiated। a certain type का सेल है और कम डिफरेंशिएटेड सेल से रिप्लेस हो जाता है, तो उसे हम मेटाप्लेशिया कहते हैं। एक टाइप का डिसऑर्डर है जिसमें हमारा मैच्योर अडल्ट टिश्यू है वो कोई दूसरी टिश्यू से रिप्लेस हो जाती है। इसमें एग्जांपल के तौर पे लिया है, लंग्स में सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम रहता है, मतलब एक टाइप की टिश्यू, वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से रिप्लेस हो जाती है, वो मेटाप्लेशिया का एग्जांपल है। फिर चौथा है हमारा हाइपरप्लेशिया, जिसमें हाइपरप्लेशिया मतलब सेल की ग्रोथ और उनके नंबर बढ़ जाना, मतलब सेल, तो उसको हम हाइपरप्लेशिया कहते हैं। जिनमें हमारा जो अफेक्टेड पार्ट होता है कि जहाँ हाइपरप्लेशिया हो रहा है, जहाँ सेल की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, नंबर बढ़ रहे हैं, तो वो पार्ट स्वाभाविक है कि अपने नॉर्मल साइज से थोड़ा लार्ज होगा या फिर अलग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको नाखून में हाइपरप्लेशिया हो रहा है तो वो उबड़ खाबड़ होगा, फिर उसका शेप बिगड़ेगा, वैसा एक एग्जांपल दे सकते हैं आप। फिर डिस्प्लेशिया है, जिसमें हमारा जो सेल है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता, उसकी साइज़ नॉर्मली रहती है। फिर हमारे ग्रोथ है बॉडी की, उनमें बड़ी मुश्किल होती है। जो हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट है उसमें एबनॉर्मलिटी आती है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेशिया। तो ये हमने मॉर्फोलॉजी और सेलुलर एडेप्शन तो देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन। ऐसे सब सब्सटेंस बढ़ जाते हैं तो हमें इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन होता है, मतलब सेल में accumulated abnormal amount of various substances like water, lipids, protein, carbohydrates which may be harmless or associated with varying injury। मतलब जो हमारा सेल है उसमें प्रोटीन, वाटर, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब का जो लेवल रहता है वो अपने नॉर्मल से कहीं ज़्यादा होता है, तो उसे हम इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन कहते हैं। नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ सम मेजर कंपोनेंट एंड डिसीज रिलेटेड टू लिपिड्स आर बिलो। मतलब हमारे सेल में जो लिपिड बढ़ता है उससे रिलेटेड डिसीज़ नीचे दी गई है हमें। तो पहले देखते हैं हमें स्टीएटोसिस मतलब फैटी चेंजेस, जिसमें जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है उसका प्रमाण हमारे पैरेंकाइमल सेल्स में बढ़ जाता है। फिर ये दूसरा है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस, जिनमें हमारी हार्ट में जो एओर्टा होता है उनमें जो आर्टरीज़ हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें लिपिड का प्रमाण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक होती हैं, वो आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, फिर सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ होती है जिसका एक नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस पता है। सिम्टम्स मतलब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता प्रमाण। फिर प्रोटीन रिलेटेड डिसीज़ भी हमें नीचे दी गई है, मतलब इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन्स अपीयर एज राउंडेड यूसिनोफिलिक ड्रॉपलेट्स और एग्रीगेट्स इन साइटोप्लाज्म। मतलब प्रोटीन्स हमारे शरीर में बढ़ रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, तो हम पता कैसे लगेगा कि जो सेल है उसमें जो साइटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के आजू बाजू जो फ्लूइड रहता है उसमें हमें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, यूसिनोफिलिक ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है, तो हमें पता चलता है कि प्रोटीन का प्रमाण बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उससे रिलेटेड नीचे है कि रीएब्जॉर्प्शन रीनल डिसीज़ एसोसिएटेड विद प्रोटीन यूरिया, मतलब रीनल डिसीज़ हो सकती है एब्जॉर्प्शन। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स, मतलब साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स भी बढ़ सकते हैं। फिर एबनॉर्मल प्रोटीन्स में डिपॉजिट इन टिश्यू एंड कैन इंटरफियर विथ नॉर्मल फंक्शन, मतलब एबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं वो डिपॉजिट होके
नॉर्मल टिश्यू के फंक्शन में खामी बाधा ला सकते हैं, मतलब टांग अड़ा सकते हैं उसके फंक्शन में। फिर है हमारा कैल्सिफिकेशन। इसमें कैल्सिफिकेशन में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी टिश्यू है उसमें हमारा कैल्शियम का लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कैल्सिफिकेशन होता है। तो नॉर्मली अकर्स इन फॉर्मेशन ऑफ बोन, मतलब बोन के फॉर्मेशन में कैल्शियम का मेन रोल है। फिर सॉफ्ट टिश्यू में डिपॉजिट होके उसे हार्ड करता है। तो उसके एग्जांपल है कैल्सिफिकेशन ऑफ हार्ट वाल्व्स, कार्टिलेजेस, आर्टरीज। etc कैन बी कॉन्स बाय डिक्रीज इन विटामिन K2, मतलब विटामिन K2 घटता है तो हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, उसे हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। इट कैन बी मैनिफेस्टेड इन मैनी वेज इन द बॉडी, सम ऑफ देम मे बी कॉज्ड बाय पुअर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा तो उसका लेवल हाई होता जाएगा और जिससे हमें कैल्सिफिकेशन होगा, जिसके सिम्टम्स हैं किडनी स्टोन यानी पथरी, फिर गॉल स्टोन ये भी पथरी है, पथरियाँ हो सकती हैं हमें, फिर टार्टर ऑफ टीथ। फिर 2 टाइप के कैल्सिफिकेशन होते हैं, एक तो हमारा है डिस्ट्रोफिलिक कैल्सिफिकेशन और दूसरा है हमारा मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। तो इसमें डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन नॉर्मल टिश्यू, मतलब हमारी जो ज़िंदा टिश्यू है उसमें कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन होता है तो उसे हम मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन कहेंगे। पर हमारी जो मरती टिश्यू है, डाइंग टिश्यू या फिर जो टिश्यू डेड हो चुकी है, उसमें हमारा जो कैल्शियम आयन है उसका लेवल हाई होता है, डिपोजिशन होता है। तो उसमें पैथोजेनेसिस और सेल इंजरी देखी, फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी देखी, उनमें भी हमने सेलुलर अडैप्टेशन के 5 टाइप्स देखे थे, एट्रोपी, हाइपरट्रोफी, मेटाप्लेशिया, हाइपरप्लेशिया और डिस्प्लेशिया, उतना देखा। फिर इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन देखा और कैल्सिफिकेशन देखा। तो आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। तो हमारे कौन कौन से टॉपिक बचे हैं? अब हमारा बचा है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बचा है, फिर हाँ मेन टॉपिक तो बाकी होगी, इन्फ्लामेशन बाकी है, फिर वाउंड हीलिंग बाकी है। इन्फ्लामेशन बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें बड़े नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस 99% है। फिर वाउंड हीलिंग है, फिर ख़त्म, बस छोटा ही है, थोड़ा ही बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और आगे तक पढ़ेंगे।